सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे इस नए चैनल में। आज एक बार फिर से मेरे मित्र कुशल शर्मा जी आए हैं मेरे अनुरोध पर, अपना व्यस्त समय निकाल के। धन्यवाद कुशल, एक बार फिर से कार्यक्रम में आने के लिए। और जब से हमारा चैनल दोबारा से शुरू हुआ है, हमारा पुराना चैनल है, बहुत पुराना चैनल है, लेकिन बंद कर दिया 5 साल यूट्यूब ने। जब से शुरू हुआ 2023 में शुरू हुआ, 5 साल बाद। लेकिन तब से लेके अब तक क्या बात है कुशल, कि आपके जो दो वीडियो डले पिछले दो, वो दोनों के 2-2 हजार व्यू से ऊपर हो गए। और इससे पहले हमारा कोई भी वीडियो नहीं गया। तो लगता है लोग पसंद करते हैं आपको। नहीं, मेरे ख्याल से आपके आपके टॉपिक्स बहुत रेलेवेंट थे, बहुत ही समसामयिक विषय थे। ये टॉपिक्स तो पहले भी कंटेम्प्रेरी। और भी अच्छे थे। मतलब पिछले 2-3 महीने से मैं, एक्चुअली मैंने पहले कभी इस तरह से नहीं किया। ये मेरी फील्ड नहीं थी, ये जर्नलिज्म है। लेकिन मैंने 2-3 महीने से शुरू किया, लेकिन कोई भी हमारे वीडियो 1100 या 1200 से ऊपर नहीं गया। लेकिन आपके दोनों वीडियो जो है, तो आप लोग भी सब देखिएगा। एक हमने फूले मूवी की जो घटिया मार्केटिंग और जो उसकी घिनौनी राजनीति हो रही है उसको लेकर, उसके ऊपर बनाया। और एक हमने बनाया मायावती जी को लेकर, कि मायावती जी दो बनाया एक्चुअली मायावती जी को लेकर। पहले वाले वीडियो के इतने व्यू नहीं हुए, लेकिन दूसरे के तो 2,000-2,100 व्यू हो गए। तो मैंने कहा कि अब वैसे तो ये बात थोड़ी सी आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगी, तो मैंने कुशल से कहा, भाई कुशल, 16वां साल है मेरा डॉक्टर अम्बेडकर जी के मिशन में। मैं SC ST OBC पे इतना काम कर रहा हूँ, तो लोग भाई मेरी बात तो सुनते नहीं है। तो लोगों को शर्मा जी की बात सुनना पसंद है। तो कुशल ने कहा भाई ऐसे ही है, जो हम इंडियन लोग हैं ना, वो भी अंग्रेज के गोरा कुछ बोलता है तो उसकी बात सुनते हैं, ये हमारी मानसिकता है। तो अब इस मानसिकता के ऊपर ही सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कि अब ये जातिवाद तो भारत में है ही, तो इन सबके बीच ये जो अचानक ही एक शगुफा लेकर आ गए है बीजेपी, और इस समय भारत का एक युद्ध की स्थिति है और पूरा देश एकजुट है कि चलिए हम तो भाई परेशान हो गए इस आतंकवाद से, अब बस हो गया, अब आप मोदी जी करिए युद्ध। तो खैर, युद्ध पे हम आपके साथ चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन हम चर्चा आपके साथ ये करेंगे, इस बीच ये जो ओबीसी, ये जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना आ गई है। और जो मुझे लगता है कि सीधा कहीं ना कहीं, अभी फूले मूवी आई है, जातिगत जनगणना आई है, और पहले भी हम देख चुके हैं कि चुनावों से पहले ईडब्ल्यूएस का कोटा, ईडब्ल्यूएस का जो है आरक्षण लागू किया गया, जिसमें कोई भी उसमें आ सकता है, भाग ले सकता है। तो अब कहीं ना कहीं ये तो नहीं होगा, 1-1.5 साल होगा, चुनाव आ जाएंगे 29 से पहले के, और उससे पहले कह देंगे भाई ओबीसी को हम आरक्षण के जो है ना ज्यादा बढ़ा रहे हैं, जबकि सरकारी नौकरियां है नहीं। एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। 2029 के चुनाव से पहले तो सारा आधे से ज्यादा काम रोबोट करने लगेंगे, अपने आप स्वचालित ऑटोमेटेड व्हीकल्स आ जाएंगे। और सरकारी नौकरियां तो घट ही गई है, निजी क्षेत्र बढ़ रहा है। और साथ ही साथ जो है, अगर सरकारी नौकरियां है भी तो उसमें ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। तो ये जो जातिगत जनगणना का, आपको लगता है अभी जरूरत थी? देखिए, जरूरत तो राजनीतिक तौर पे अगर आप देखेंगे तो बहुत मैं तो कहूँगा राजनीतिक सूझबूझ और एक अच्छी राजनीतिक रणनीति वाला कदम उठाया। क्योंकि आप अगर ध्यान करें तो इस मुद्दे पे कांग्रेस ने काफी जिसे कहते हैं एक पब्लिक सेंटिमेंट को भुनाने का काफी काफी प्रयत्न किया। कि देखिए, पिछले जनरल इलेक्शंस में भी इस तरह की बातें बहुत आई कि देखिए ये आप लोगों का जो है रिजर्वेशन खत्म कर देंगे, इस तरीके की इन्होंने कांग्रेस ने एक मुहिम छेड़ी। और स्पेशली जो हमारे जिन जिन समाज के जिन वर्गों को आरक्षण की जो सुविधा प्राप्त है, उनको इस तरह की बात के संविधान में बहुत ही मूलभूत परिवर्तन कर देंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस और राहुल गांधी का ये भी काफी बयानबाजी बहुत रही है कि अगर हम आ जाएंगे तो हम जो है जातिगत जनगणना करेंगे, जनगणना करेंगे। तो इन्होंने शुरू में तो उस चीज का विरोध किया। तो वही बात है कि पहले जब उन्होंने ये बात उठाई तो उनपे ये आरोप लगाया बीजेपी ने कि भाई आप जो है देश को जाति के नाम पे बांट रहे हो, आप हिंदू समाज को जाति के नाम पे बांट रहे हो। इस तरह की बात ये हिंदू समाज के सामने लेके गए। और वही काम अब ये खुद कर रहे हैं। तो ये वही बात हो गई कि कहे से कुमार गधे पे नहीं चढ़ता, ये कहावत होती है हमारे यूपी में।
तो ये इन्होंने इसके लिए कोई बहुत बड़ा ढिंढोरा नहीं पीटा, बल्कि ये बहुत ही, मैं कहूंगा, सरप्राइजिंग तरीके से ये चीज निकल के आई। इन्होंने उस चीज का एक टेम्पो नहीं बिल्ड किया, इन्होंने उस चीज को लेके कोई बयानबाजी नहीं की, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लोग खुद विरोध ही कर रहे थे उस चीज का, लेकिन इन्होंने चुपचाप सीधे इस चीज की घोषणा कर दी कि अब हम जातिगत जनगणना शुरू कर रहे हैं। और जैसा आप कह रहे हैं, मुझे भी आपका जो निष्कर्ष है, आपने तो बहुत इस पे शायद कर लिया ऑलरेडी, और काफी आप इस पे विवेचना कर चुके हैं। पर मुझे लगता है कि हाँ, इसका एक मकसद यही लगता है कि भाई आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन सा वोटर ब्लॉक सबसे बड़ा वोटर ब्लॉक है, जिससे हमारे अगली बार के इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स जो है वो सेफगार्ड हो जाए। तो हो सकता है भाई उस तरीके की एक बात आगे चल के आए कि भाई ओबीसी को ये लोग इस तरह का इन्होंने अपना एक प्लान ऑफ एक्शन बना दिया हो। तो मुझे इसमें कुछ सही गलत की दृष्टि से तो देखिए, राजनीति में तो जो चीज आपको जिताएगी वो ही सही है। तो अगर वैसे देखा जाए तो नहीं, लेकिन इससे यह भी तो है ना कि जनसंख्या सबसे बड़ी जो जरूरत है आज भारत को और पूरी दुनिया को। अभी मार्टिन स्कॉर्सेज़ी की ने भी एक फिल्म प्रोड्यूस करी है कि इतना ज्यादा प्रेशर अर्थ के ऊपर पड़ रहा है और हम्म। पॉपुलेशन इतनी ज्यादा बढ़ रही है कि सन 1800 के अंदर पूरी दुनिया की पॉपुलेशन मात्र 1 अरब थी, 100 करोड़ थी, जो आज 700 या 800 करोड़ हो गई। मतलब 7-8 गुना 200 सालों में बढ़ गई है। और जिसमें से 100 अरब से 100 अरब से 100 करोड़ से, नॉट 100 अरब, 100 अरब से मतलब 1 अरब से, 100 करोड़ से 1 अरब से 2 अरब होने में 100 साल लगे। जनसंख्या 1800 के अंदर थी 200 करोड़, 1900 के अंदर आई 200 करोड़, लेकिन उस 1900 में 200 करोड़ से लेके सन 2025 तक आने में ये 5 करोड़ और बढ़ गई। तो जनसंख्या इसी हिसाब से भारत में तो इतनी ज्यादा बढ़ी है। अब जनसंख्या तो बढ़ रही है, जनसंख्या के साथ सारा कुछ ऑटोमेशन हो रहा है। तो ऐसे में ये अगर कोई फायदा है, अच्छा, जो एजुकेशन सेक्टर है वो भी प्राइवेटाइज तो हुआ है, साथ ही साथ एजुकेशन ऑब्सोलीट हो रही है। मतलब एजुकेशन जो आज हम स्कूलों में ले रहे हैं, कॉलेजों में ले रहे हैं, वो बेकार हो रही है नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से। तो ऐसे में दे क्या पाएगी सरकार? अगर मान लीजिए जनगणना कर भी ली लोगों के लिए, मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, अभी हम किसी वर्ग की बात नहीं कर पाते, सरकार के पास देने के लिए क्या है? हाँ, वो बात आपकी सही है। देने के लिए आरक्षण किस चीज में देंगे, वो भी एक अपने आप में सवाल है। क्या आरक्षण को भी दूसरे आयामों में देखा जाएगा? क्या हम ऐसा कुछ देखेंगे कि भाई डिजिटल सेवाओं में आरक्षण, या और किसी तरह के अवसरों में आरक्षण? की जो पुरानी परिभाषा है कि भाई आरक्षण मतलब सरकारी नौकरियों में, कहना, तो मैं उससे सहमत हूँ कि वो नौकरियां तो कम ही होंगी, क्योंकि ज्यादातर चीजें अब स्वचालित हो, बहुत ही रिपीटेड जॉब्स होते हैं जो बहुत एक जैसे, जिनमें कि बहुत ज्यादा कोई स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की जरूरत नहीं है। तो वो सारे जॉब्स अब ऑटोमेट होते जा रहे हैं, और ज्यादा ही होंगे निकट भविष्य यहाँ में। तक कि हमने आर्मी के अंदर भी अग्निवीर लेकर आ गए, जिसमें से जब भी जितने भर्ती होंगे उसमें से खाली 25% ही रहेंगे, 75% तो वो भी बेरोजगार हो जाएंगे। कहने को उनको कह देंगे भैया आपको एक कोटा मिलेगा नौकरियों में। अच्छा, सिर्फ SC ST का ओबीसी का नहीं, हैंडीकैप का कोटा आरक्षण भी होता है। जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, आर्मी नेवी या एयरफोर्स या BSF वगैरह से रिटायर होते हैं, उनका भी रिजर्वेशन होता है, उनका भी आरक्षण होता है। पर आगे चल के देखिए बैंकिंग सेक्टर खत्म होता जा रहा है, सारा बैंक जो है ना डिजिटलाइज हो गया है। सारी जितनी भी हर वेबसाइट्स के ऊपर जाओ, सारे काम ऑटोमेटिक हो रहे हैं। इन सब के बीच अभी आपका भारत का भविष्य कहाँ लग रहा है? मतलब 125 करोड़ जनसंख्या कब 150 करोड़ हो जाएगी? हो सकता है 29 तक आते आते 150 करोड़ हो जाए। चीन को तो हम पीछे छोड़ चुके हैं। खाली ये जनगणना करने से क्या कुछ हल निकल जाएगा? जनगणना का सेंस तो तब बनता है ना, हाँ भैया मेरे पास है देने के लिए। अभी तो देने के लिए जो ऑलरेडी जितनी जनगणना है, जितनी जनसंख्या है, नहीं, मुझे लगता उसको है भी नहीं आप कि दे पा रहे। 2 करोड़ अगर ये सरकारी देखें, नौकरी हर साल देने के लिए कहा था मोदी जी ने, अभी तो नौकरियां ही कोई नहीं भी बची लोगों डेटा की। कोई भी डेटा है उसका बहुत अच्छे तरीके से उसका उपयोग किया जा सकता है, अगर ये चाहे तो। भाई डेमोग्राफिक डेटा जो इतना डिटेल डेटा निकल के आएगा, इसमें मैं बिल्कुल पूरी तरह नहीं, मैं ही आश्वस्त कहता हूँ हूँ कि हमारा, मैं देखिए डाटा निकल के आ गया, उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ से ज्यादा चमार है, डाटा हुआ है। ठीक है, पूरे भारत की पॉपुलेशन में अगर
अगर वहां पर 10% है, पूरे भारत में 10%, 10 करोड़ मान लीजिए एक ही जाति के हैं। वो लोग हैं जो कि चमड़े के काम हाथ से करते थे, जूते के काम हाथ से करते थे, सब मशीन से हो रहा है। तो ये तो नहीं होगा ना कि उनको वापस मशीनें बंद करके तो ये दे नहीं पाएंगे। अगर हम कुम्हार को ले ले, कुम्हार हाथ से बर्तन बनाता था, सारे बर्तन मशीनों पे बन रहे हैं, वो तो बंद नहीं करेंगे ना, ये उनको देंगे क्या? उनसे तो छिन गई ना, सारी इंडस्ट्रीज तो छिन गई। ये और भी चीजें हैं ना, देखिए जैसे हो सकता है भाई, क्या ये मालूम शैक्षणिक दृष्टि से भी करें कि भाई शिक्षा का पेनिट्रेशन कौन सी जाति में अभी कितना है, राजस्थान या में भाई पेनिट्रेशन, हेल्थ केयर के ऊपर। राजस्थान में कुछ जॉब थी चपरासी की जिसके लिए पीएचडी तक हजारों लाखों लोग आ गए। हर हम्म। नौकरी में, मेरे को याद है मेरे कजन ने बताया था कि बैंक के अंदर एक पीएनबी की 1100 नहीं, लोगों की आप नौकरी थी, अगर तो आप सिर्फ 22 लाख सैद्धांतिक आवेदक थे। तौर पे, आप सिर्फ सैद्धांतिक तौर पे अगर ये पूछ रहे हैं कि ये जातिगत जनगणना क्यों कर रहे हैं, इनके पास देने के लिए क्या है, तो देने के लिए सिर्फ जॉब्स, जैसा मैं कह रहा था, जॉब्स के अलावा बहुत कुछ है। हो सकता है भाई हेल्थ केयर के ऊपर कुछ काम करें। हेल्थ केयर, हमारे यहाँ बहुत बड़ा तबका है जो वंचित है, हेल्थ केयर की सुविधाएं मौजूद नहीं है, या शिक्षा है, बुनियादी शिक्षा या इवन जो उच्च शिक्षा है उसको लेके, नहीं, तो काम बहुत तो तरह उसके से ऊपर तो समाज को। बिना जनगणना के भी कर सकते हैं ना। अब जैसे हम जो प्राइवेट कंपनीज को इंश्योरेंस के पैसे देते हैं, अगर मैं दो लोगों का, दो इंसानों का 25-30 हजार रुपये एक कंपनी ले जाती है एक साल का, हम तो कह रहे हैं भाई गवर्नमेंट से आप ले लो, लेकिन वो गवर्नमेंट ना लेने को तैयार है, ना करने को तैयार है। अगर वो अभी भी अपने हेल्थ सेक्टर को डेवलप करेगी तो जो मौजूदा पॉलिसी है उसके हिसाब से रिजर्वेशन मिल जाएगा, और जहाँ रिजर्वेशन नहीं है वहां भी तो नौकरियां मिलेंगी ना। अब गवर्नमेंट तो कर ही नहीं रही ना, बात तो ये है। देखिए ना, प्राइवेट हम्म। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन क्यों खोल गया? क्योंकि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट नए कॉलेज नहीं खोल रही, नई यूनिवर्सिटीज नहीं खोल रही, गवर्नमेंट तो घुस ही नहीं रही ना। अभी जो पोर्ट पोर्ट जैसे बना है यहाँ पर, केरल में नया पोर्ट शुरू हुआ है, उसमें 7,500 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है, तो 5,000 करोड़ केरल गवर्नमेंट ने दिए है। अब 2,500 करोड़ जो अदानी ग्रुप ने दिया है। जब भारत के अंदर प्राइवेट सेक्टर का बैंक डूबता है, यस बैंक डूबा, तो सीधा आके एसबीआई ने उसे खरीद लिया हजारों करोड़ रुपए देकर। तो वो हजारों करोड़ रुपए देकर आप गवर्नमेंट के पैसे से बैंक तो खरीद रहे हो प्राइवेट, लेकिन जब पोर्ट बन रहा है तो वहां पर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे पूरे लोगों के पैसे की। वो इन्वेस्टमेंट करके उसको 100% गवर्नमेंट का करते, 100% जॉब्स मिलती वहां पर, पॉलिसीज होती। तो ये तो कर ही नहीं रहे ना, तो कहाँ से देंगे क्या ये? अब जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ मैंने एयरटेल का इंटरनेट लगवाया, लगाने वाला आया इंजीनियर था, बीटेक था। तो मैंने पूछा कितनी सैलरी, उसने कहा 25,000। मैंने कहा अगर यही तुम्हारी गवर्नमेंट जॉब होती है एमटीएनएल की, तो तुम्हारी सैलरी 1.25 लाख होती। तो मुझे 5 गुना मार्जिन जो सैलरी में देना चाहिए था, वो मार्जिन तो प्राइवेट सेक्टर में जा रहा है ना। तभी तो अब देखो, तभी तो भारतीय मित्तल अफ्रीका के अंदर कई साल पहले 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करी। जियो का जो रेवेन्यू आ रहा है आज, वो टेलीकॉम हमारी जो गवर्नमेंट की एमटीएनएल बीएसएनएल थी उनको तो इन्होंने बर्बाद कर दिया, उसको रिवाइव नहीं किया। वही पैसा जो है बाकी कम, तो जो अर्निंग वाली सोर्स है सारे, वो तो गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर में दे रही है, वहां पे उसको 25,000 ही मिलेगी। वैल्यू उसकी 1.25 लाख रुपए की थी। अच्छा, मैं एक और प्रश्न पे आपसे आता हूँ। ये कहा जाता है भाई मेरिट के ऊपर भी, अब ये जब शगुफा छिड़ गया है, एक नया शगुफा छोड़ दिया गया है, दो छूट गए कि भाई रिजर्वेशन, प्राइवेट सेक्टर और मेरिट। अच्छा, मैं आपसे पूछता हूँ, आपने मेरे साथ पढ़ाई भी करी इतने साल एक राष्ट्रीय संस्थान में, तो आपने इतने सारे, हम लोग पढ़ाई भी करे राष्ट्रीय संस्थानों में, और आपने प्राइवेट सेक्टर में इतना किया है, आपको क्या वाकई में लगता है कि मेरिट जैसी कोई चीज होती है? क्योंकि हर चीज इतने ऑर्गेनाइज वे में होती है, एक पर्टिकुलर रोल आपको अदा करना हो, मेरिट जैसा कुछ होता है क्या? बिल्कुल होता है, डिपेंड करता है आप किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। जहाँ बहुत ही मोनोटोनस काम हो, बहुत ट्रांजैक्शनल हो, अ, जैसा कि मैंने कहा, जहाँ किसी तरह की अ, मतलब बौद्धिक विधा का कोई इस्तेमाल ना हो, नहीं, जहां पर इंटेलेक्चुअल आज फैकल्टी जब या। सब सेक्टर्स के अंदर काम डिवीजन ऑफ लेबर के हिसाब से, मैं यानी कि, अपनी कंपनी का सिर्फ हाँ, उदाहरण बता रहा हूँ। हमारे यहाँ तो मैंने इस चीज को, मैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 13 साल से हूँ, तो मैंने इस चीज को बहुत करीबी से देखा है कि जो मेरा विभाग है उसमें मैंने जब भी लोगों को चुना है,
तो ये हकीकत है कि कुछ लोग, और इसमें जाति का कोई कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ऐसे भी बहुत केसेस रहे कि भाई कोई मेरे ही उपनाम का है, लेकिन उसका काम इतना डिससेटिस्फैक्टरी था क्योंकि वो अपने दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे थे, तो हमें फिर उन्हें नोटिस देना पड़ा। उसी तरह तो ऐसा होता है, लेकिन हाँ, ज्यादातर मुझे लगता है जॉब्स की एक जो बहुत बड़ी मेजोरिटी है, उसमें शायद मेरिट उतना रोल ना प्ले करता हो, जहाँ ट्रांजैक्शनल जॉब है। जी। हाँ, वही मैं आपसे कह रहा था। इनफैक्ट अगर हम जॉब्स पे भी देखें, एक टीचर वही पढ़ाता है साल दर साल, एक प्रोफेसर वही पढ़ाता है साल साल दर साल, एडवोकेट उन्हीं लॉज को लेकर चलते हैं, जजेस उन्हीं लॉज और उन्हीं साइटेशंस या उन्हीं प्रेसिडेंसीज के हिसाब से चलते हैं। ज्यादातर जो जॉब सेक्टर अब ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर हो या अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी, उसमें एक लिमिटेड टास्क ऑफ वर्क होता है जिसके अंदर इतना मेरिट का उन्होंने कोई ई इक्वल टू एम सी स्क्वायर करके एल्बर्ट आइंस्टाइन वाला काम तो नहीं करना होता। तो अब ये जो है, अच्छा इसके अंदर अब एक और जो मैंने कहा कि एक और हो हल्ला मचना शुरू हो गया, वो है प्राइवेटाइजेशन के अंदर रिजर्वेशन का। इसके बारे में आप क्या सोचते हो? प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, मुझे नहीं लगता ये चीज प्रैक्टिकली हो पाएगी। प्राइवेट सेक्टर कभी इस चीज को स्वीकार नहीं करेगा। नहीं, मान लो कर ले, मैं अपना मतलब बाद में बताऊंगा। मैं कहता हूँ मान लो कर ले, कोई प्राइवेट फर्क सेक्टर पड़ेगा का इससे? एक प्राइवेट सेक्टर का देखिए, उनका उद्देश्य ही अलग रहता है कि भाई उन्हें अपना मैन पावर के ऊपर कम से कम खर्चा करके उन्हें बेहतर, ज्यादा से ज्यादा काम चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस तरह के किसी भी अच्छा, अगर अगर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन पॉलिसी लागू होती है, इस बात को थोड़ा गंभीरता से सब लोग सुनिए, और कुशल आप भी सुनिए। इसका फायदा आम जो बाकी हिंदू है जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, या मुस्लिम है या सिख ईसाई है जिनको रिजर्वेशन नहीं मिलता, उनको नहीं होगा इसका फायदा। क्योंकि अगर एक बार ये लागू हो गया तो गवर्नमेंट का एक सुपरविजन होगा, जैसे मिनिमम लेबर वेजेस। मैं एक दिल्ली में कंपनी में देखा जहां पर उत्तर प्रदेश से एक लड़का आया जो ब्राह्मण जाति से था, और एमबीए था, अच्छा और बहुत अच्छा डिसेंट क्वालिफाइड जिसे कहेंगे, मेरिट भी कहेंगे। उसको जो है ना, मिनिमम वेजेस जो होती है ना, उससे भी कम उसको सैलरी मिल रही थी। उसके मामा जी भी उस कंपनी में काम करते थे। तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर तो हर एक को, वहां पे जो महिलाएं काम कर रही थी मैंने देखा 8-8 10-10 हजार में। अब उसमें हर जाति की थी, बहुत से जो गांव से उठकर आए, जो तथाकथित उच्च जाति के भी हैं, और जो SC ST के ओबीसी के वो भी थे। तो उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर में ये भी तो चल रहा है ना कि भाई, जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे कि जो सीईओ वगैरह होते हैं वो मोटा मोटा मार्जिन अपनी सैलरीज में ले जाते हैं, और स्टाफ को सैलरी प्रॉपर नहीं दे रहे, एक स्टैंडर्ड की नहीं दे रहे। तो इससे कहीं ना कहीं मतलब हिंदुओं में ना एक प्रॉब्लम है, जो उच्च वर्गीय हिंदू है वो हर चीज से डर जाते हैं। हर चीज जो भी दूसरे हिंदुओं के फेवर में आए वो, और इसका ना नुकसान उनको होता है। हिस्टोरिकली अगर देखा जाए तो इसका नुकसान ही उनको होता है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर जी जब अधिकार के लिए, या हिंदुओं के ही, हिंदुओं में ही जो दबावा वर्ग है उनके अधिकार, तो जिन हिंदुओं को अधिकार है वो उनके विरोध में हो गए, उसका फायदा जिन्ना उठा के ले गया कि देश का विभाजन हो गया। कहीं ना कहीं जो है ना, अब जैसे जब मंडल कमीशन आया, उसमें भी हिंदू हिंदू का विरोध करने लगे। लेकिन वो मंडल कमीशन के पीछे एक और छुपा कार्ड जिसकी आज तक चर्चा नहीं होती, वो है नियो लिबरलिज्म, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण। ये मंडल कमीशन के नाम पे सारा प्राइवेटाइजेशन जो है ना कर दिया गया। नौकरियां खत्म कर दी और कह दिया, कांग्रेस ने कह दिया हमने तो जी आरक्षण दे दिया ओबीसी को। और आज उस जो निजीकरण हुआ है, आज सबसे ज्यादा जो पलायन कर रहे हैं देश से बाहर, वो उच्च जाति के हिंदू कर रहे हैं, जिनको एजुकेशन होते हुए भी, पैसा होते हुए भी यहाँ पर नहीं। तो फिर ऐसी स्थिति में नहीं लगता आपको कि अगर एक बार गवर्नमेंट का कंट्रोल आ जाएगा, और गवर्नमेंट का कंट्रोल तो होता ही है ना, जब जीएसटी भरते हैं, टैक्स भरते हैं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और जब ये कंपनियां डूब जाती है तो गवर्नमेंट के पास जाती है, हमें जी डिक्लेयर कर दो, क्या होता है वो एनबीए एनबीएफ क्या होता है, वो डिक्लेयर कर दो। क्योंकि जो काम होता है ना किसी भी कंपनी में, वो लेबर पे, श्रम के ऊपर आधारित होता है, लोगों को मिलके करते हैं। तो यहाँ पर तो ये हो रहा है ना, अगर रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है, गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर, तो इसका तो सबको नुकसान हो रहा है। अगर फायदा होगा तो सबको नहीं होगा फायदा। इस बारे में क्या ख्याल है आपका?
अ, हाँ, इस बारे में हाँ, मुझे लगता है कि आप जो कह रहे हैं वैसा उसमें भी एक उस बात में भी एक मतलब रेलेवेंस है कि अगर सरकार प्राइवेट सेक्टर को भी मतलब उन पे भी ये नियम लागू हो जाए कि वो किसी तरह का आरक्षण अगर उन्हें फॉलो करना है, तो शायद इसका फायदा अ, उन बिजनेसेस को भी हो पाए और लोगों को भी। अच्छा, आपने मंडल कमीशन का समय तो देखा है। आपको लगता है वैसा कुछ प्रतिक्रिया अभी होगी ऐसी, अगर मान ली जनगणना के बाद फिर ओबीसी को आरक्षण बढ़ाते हैं? हालांकि 15 या 16 स्टेट्स में तो पहले से बढ़ चुका है। स्टेट गवर्नमेंट तो दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी तो। आजकल क्या प्रतिक्रिया होगी ये कहना मुश्किल है, या कौन सी प्रतिक्रिया रियल है और कौन सी एग्जैजरेटेड है ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है सोशल मीडिया के इस युग में। तो मुझे नहीं लगता उस तरह की प्रतिक्रिया होगी। तब तो क्या था कि वो एक एक तरीके से एक लहर थी उसके अगेंस्ट अगड़ी जातियों की। पर आज की डेट में ना मुझे लगता है इस तरह की कोई लहर होगी। क्योंकि अब हम एक बहुत अलग दुनिया में जी रहे हैं। तब शायद एक बहुत बड़ा तबका था जो कि अगड़ी जातियों के जो मैं कहूँगा 50 और 60 और 70 के दशक में, बल्कि 70 भी नहीं, 50 60 के दशक में जन्मे हुए जो व्यक्ति हैं, उनको ऐसा लगता था कि उनकी अगली भावी पीढ़ी के लिए सरकारी नौकरी होना एक सबसे बड़ा उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। तब लोग प्राइवेट सेक्टर की तरफ इतना ज्यादा उम्मीद की निगाह से नहीं देखते थे, इतनी बात भी नहीं की जाती थी, क्योंकि शायद तब कंपनियां भी इतनी नहीं थी और इस तरह की बातें नहीं होती थी जैसे आजकल लोग पैकेज की बात करते हैं और सीटीसी की बात करते हैं। तो तब एक अलग उस चीज का रिस्पांस आया था सोसाइटी से। पर मुझे नहीं लगता आज आज की डेट में ऐसा कोई रिस्पांस होगा। मुझे लगता है असली लोगों के रिस्पांस से ज्यादा बस सिर्फ राजनीतिक द्वंद्व होने वाला है, और उसमें लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की अलग अलग पार्टियां कोशिश करेंगी। अच्छा, जिनको बैकवर्ड क्लासेस पे रखा गया है, या जिन आपने भी दुनिया देखी है जो, तो जिनको शेड्यूल कास्ट में रखा गया है, जिनको बैकवर्ड क्लासेस में रखा गया है, तो जो बैकवर्ड क्लासेस में रखा गया है वो ठीक है। धर्मशास्त्रों के हिसाब से तो वो शूद्र है। धर्मशास्त्रों के हिसाब से तो अगर ब्राह्मणों की बात माने तो वो कहेंगे भैया ब्राह्मण है और शूद्र है, ना कोई क्षत्रिय है ना कोई वैश्य, सब शूद्र है। वो तो जब हम उन बातों को मान ही नहीं रहे, जब उन बातों को मान ही नहीं रहे, तो हमें कैसे उनको शूद्र मान ले? हमने तो भाई, जब अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कास्ट सिस्टम खत्म कर दी, हमने कह दिया भैया हम नहीं मान रहे, तो हम उनको शूद्र भी मान के क्यों दे रहे हैं आरक्षण? या क्यों उनको जबरदस्ती हम घसीट रहे हैं? अब बात यह है कि जिनको हम कह रहे हैं, क्या वो वाकई में उतने इकोनॉमिकली वीक है, बैकवर्ड हैं वो? आपको लगता है वो बैकवर्ड है? नहीं, पिछड़ी जातियां जिनको ये पिछड़ी जातियों का टाइटल है, उनमें बहुत सारे बहुत ही आर्थिक तौर पे सक्षम और अच्छी मजबूत पृष्ठभूमि वाले जातियां भी हैं, जैसे यादव हो गए और जाट हैं, गुर्जर हैं। अ, ये तो कहीं से भी मतलब इनमें एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो बहुत वेल टू डू है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तेली का पूरी एडिबल ऑयल के ऊपर एक ही जाति का कंट्रोल है, दूध का। यादव है, गुजर है, उनका दूध का अच्छा बिजनेस चलता है। वे अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा भी सकते हैं, अच्छा धन भी उनके पास आता है। अभी एक मैं न्यूज देख रहा था कि वो उन्होंने कॉर्पोरेट जॉब छोड़ के दूध के बिजनेस में आए, शायद गुजर थे वो, और 50 लाख रुपए सालाना उनकी। क्योंकि ये चीजें ना डेली कंजम्पशन की चीजें हैं। खैर, बहुत जातियां ऐसी हैं जो कि विलेज सेक्टर के अंदर है, जो खाली खेती से जुड़ी रही, और खेती खत्म हो गई तो उसके बाद फिर उनके पास ना धन है, ना जमीन है, ना कारोबार है। ऐसी भी काफी सारी जातियां हैं। अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि आपकी व्यक्तिगत राय एकदम, मतलब कि ये गवर्नमेंट को लेके आना चाहिए जनगणना, या नहीं लेके आना चाहिए? मैं मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि मैं एक नागरिक के तौर पे और एक भारतीय के तौर पे अ, मुझे लगता है होनी चाहिए। क्योंकि इससे जो डेटा है, जैसा मैंने कहा, डेटा को हम एक एसेट के तौर पे देखें और उससे हम ऐसे इस तरह के निर्णय, इस तरह की नीतियां निर्धारित कर सकें बहुत बड़े क्षेत्र में, सिर्फ रोजगार के क्षेत्र में नहीं। एक बहुत समग्र तरीके से अगर उसे देखें तो मुझे लगता है कि
उसका एक बहुत अच्छा सदुपयोग किया जा सकता है। आपने डाटा की बात करी तो आपने रिसर्च मेथड भी कहीं ना कहीं किसी विषय में आपने पढ़ा होगा, रिसर्च मेथड के बारे बारे में। भारत में हर बच्चा लगभग जब पैदा होता है उसका कंप्यूटराइज्ड सिस्टम होता है, कंप्यूटर में उसकी एंट्री होती है, भारत के हर बच्चे की उसका धर्म पता लग जाता है। फिर जब उसका कास्ट सर्टिफिकेट बनता है तो वहां से सारा कास्ट सर्टिफिकेट आज की डेट में कंप्यूटराइज्ड है। और जिन्होंने नहीं किया तो आप गवर्नमेंट कह सकती है कि भाई पुराने कास्ट सर्टिफिकेट कंप्यूटराइज कर लो, पता चल जाएगा। और एआई का यूज करके तो ये पूरा डाटा तो कुछ थोड़े से एक्सरसाइज से निकल सकता है ना। अब ये हजारों करोड़ पहले भी एक खर्च कर चुके हैं, हजारों करोड़ अब खर्चा करेंगे। तो बजाय इसके आपको नहीं लगता कि अगर वेरिएशन भी होगा, इसलिए मैंने रिसर्च मेथड की बात करी, तो वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 5% का होता है। पर बात यह है कि 2 से 5% के वेरिएशन के लिए आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज करोगे और हाथ में क्या आएगा। अभी देखिए, हमें किसी ने वो क्वेश्चनेयर नहीं देखा है कि ये लोग किस किन बिंदुओं पे ये सर्वे करने वाले हैं और क्या होगा। और जैसे आपने कहा, हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट में आ, मुझे नहीं पता, लेकिन धर्म का ऐसा कोई कॉलम तो मैंने नहीं देखा। और जाति तो नहीं होती है जैसा आपने कहा। जाति प्रमाण पत्र हर एक को बनाने की जरूरत भी नहीं होती है। शायद किसी किसी केस में कोई बनवाता भी हो। तो मुझे लगता है कि शायद ये जनगणना अगर हो जाएगी तो इनके पास ये एक जगह सारा डेटा अपडेटेड अभी आ पीछे जाएगा। बीजेपी ने कोर्ट की रूलिंग आई और क्लासिफिकेशन कर दिया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब में, रिजर्वेशन के अंदर। और इतना ज्यादा आपस में खास करके जाटव और वाल्मीकि में इतना ज्यादा संघर्ष हुआ। अब जब ये अगर मान लीजिए जनगणना के बाद आगे करेंगे, अभी मैं टीवी देख रहा था तो उसमें वो एक थे बुजुर्ग थे, गुर्जर समाज से थे। अब वो कह रहे भाई उत्तर प्रदेश में जाटों के तो 8 मंत्री बन गए, हमारा तो 1 या 3 ही बने हैं, हमारी पॉपुलेशन उनसे ज्यादा है। तो ये सारे संघर्ष, अभी तो मतलब जनगणना हुई नहीं है, अभी डिक्लेयर भी नहीं हुआ कि भाई हम ओबीसी का रिजर्वेशन बढ़ाएंगे। लेकिन ये संघर्ष तो अभी से शुरू हो गया। अभी एक मैं लड़की का देख रहा था, वो ब्राह्मण है, तो वो जर्नलिस्ट है, वो भी जो है ना, संघर्ष लग रहा था, उसका भी संघर्ष शुरू हो गया, हमारा भी संघर्ष शुरू हो गया है। तो अब दुनिया जो जा रही है, वो कई बातें बड़ी अच्छी भी कर रही थी कि दुनिया जो जा रही है वो किस दिशा में जा रही है। और हम बजाय उसके कि हम ये सोचते हैं कि जो ऑलरेडी है, रिजर्वेशन भी चल रहा है, अगर देना है तो पहले उसको तो पूरा भर दे। अच्छा ये भी तो बात है ना, वो भी तो पूरा नहीं भरा कि आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर बढ़ा दोगे, अगर आप थोड़े से कामों को मशीनों से हटा दोगे, हाथ पे काम आएंगे, तो वैसे ही अपने आप लोगों को रोजगार मिल जाएगा। पॉपुलेशन नियंत्रण के ऊपर भी नहीं लेके आ पा रहे। पॉपुलेशन नियंत्रण पे कानून बनाने पे आपकी क्या राय है। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ, और पॉपुलेशन नियंत्रण बिल्कुल होना चाहिए। बहुत जरूरी है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि किसी धर्म विशेष का नाम ना लेते हुए, लेकिन मुझे नहीं लगता नाम बिना लिए भी ये सबको ये मालूम ही होगा कि कुछ धर्म विशेष में एक दो बच्चों वाली नीति या एक बच्चे वाली नीति बिना किसी कानूनी बाध्यता या किसी नियम को लागू करने के भी बहुत लंबे समय से है। पर मुझे लगता है डेमोग्राफिक बैलेंस के लिए, एक सामाजिक संतुलन के लिए भी, और विशेषकर सबसे ज्यादा हमारे जो रिसोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उन पे जो पड़ रहा दबाव है, जैसा कि आपने कहा, तो मुझे लगता है कि पॉपुलेशन नियंत्रण होना बहुत जरूरी है। और इस तरह का कानून आना काफी अच्छा रहेगा। हाँ मेरी भी यही राय है कि भाई अब इतना, जब भारत आजाद हुआ तो आई थिंक 42 करोड़ पॉपुलेशन थी, पाकिस्तान भारत और बांग्लादेश का अगर मिला दो कंबाइंड तब 42 करोड़ थी। लेकिन आप सोचिए सन 1800 में पूरी दुनिया 100 करोड़ थी। और अगर 1900 में दुनिया 200 करोड़ हुई, तो 1900 में हम अगर 42 करोड़ थे, तो इसका मतलब 20% से ज्यादा तो हम दुनिया के तब सन 1900 की शुरुआत के अंदर ही, मतलब 1945-47 में हम 17% हम थे। और अब तो हम दुनिया के शीर्ष पर हैं। तो कितना, और जैसे जैसे डिमांड बढ़ रही है, लोग देखते हैं और देख के जो है ना इतना ज्यादा कि नए फ्लैट्स और नई चीजें, और इन सब का जो पूरा प्रेशर है ना, पहाड़ काटने पर आ रहा है, बार बार खेती करनी पड़ रही है ज्यादा, तो उससे जमीन की उर्वरता खत्म हो रही है। और पॉल्यूशन, जगह जगह पॉल्यूशन, ना हम नदियों का पॉल्यूशन साफ कर पा रहे, ना हम एयर पॉल्यूशन साफ कर पा रहे। बिजली कोयले से बनती है, उससे भी पॉल्यूशन होता है। सबको 24 घंटे बिजली देना और सबको चीजें देना, अगर पॉपुलेशन कम हो तब तो ये चीजें बड़ी आसान है करना, लेकिन अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी,
सबको अगर अपने मुंह के आगे एसी चाहिए होगा हर समय, तब तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। एक मैं आपसे एक थोड़ा सा अलग विषय पे पूछना चाहता हूँ। मेरा ये सोचना है कि एक एंटी डायनेस्टी एक्ट, मतलब ऐसा कानून बन जाए कि जो कि राजनीति के अंदर ये चीज प्रतिबंधित कर दे कि भैया अगर आप मिनिस्टर या एमपी एमएलए बन गए हो, तो आपके परिवार का आपका बेटा बेटी या 3 पीढ़ी तक राजनीति में ना आए। इस बारे में आपका क्या ख्याल ये बहुत अच्छा कदम होगा। इन प्रिंसिपल एक अच्छा आइडिया, एक अच्छा विचार है। हाँ, लेकिन इसको लागू करना और इसकी जो बारीकियां होंगी, तो क्रियान्वयन होगा, इम्प्लीमेंटेशन, एक मैं कह सकता हूँ कहीं ना कहीं लूप होल्स को अवॉइड करना, और इसके मिसयूज को अवॉइड करना, या इसके अवमानना की घटनाएं अवॉइड करना, इन सबको थोड़ा सा बारीकी से इन्हें करना पड़ेगा। लेकिन ये बहुत अच्छा कदम होगा, क्योंकि भारतीय राजनीति में ये एक बहुत बड़ी समस्या रही है कि कुछ परिवार हैं कि बस वो परिवार ही जो है सबसे महत्वपूर्ण पोजीशंस में रहते हैं अपनी पार्टी में भी, और फिर जब वो पार्टी सरकार में आती है तो सरकार में भी। तो ये कहीं ना कहीं एक अच्छा अच्छा लेजिस्लेशन होगा अगर इस तरह का कुछ अ, सरकार लेके आए। कुशल, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और उम्मीद है कि दर्शकों को भी आपकी बातें, अ, आपके विचार जो हैं, जिस पर आपने अपनी जैसी भी प्रतिक्रिया दी है और जो भी आपने राय दी है, ये दोनों राय और प्रतिक्रियाएं दर्शकों को पसंद आई होगी। हम और भी मुद्दों पे बात करेंगे। उत्तर प्रदेश पे भी मैं बात करना चाहता था, मायावती जी के ऊपर एक और मैं आपके साथ करना चाहता था, और अखिलेश यादव जी पे भी। अच्छा, अब मैं आपसे एक सीधा क्वेश्चन पूछूं कि अगर मान लीजिए अब की बार अखिलेश जी और मायावती जी में से एक को मुख्यमंत्री चुनना हो, तो आप किसे करेंगे? मतलब ये कोई ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसा सीरियसली नहीं, वैसे। मुझे लगता या है मैं योगी जी मायावती जी आदित्यनाथ जी को, को चुनेंगे? मैं उनको मैं अभी राय था अगर आप बहुत। मैं आपके पहले सवाल का ही जवाब दूंगा। हाँ हाँ। अगर उन दोनों विकल्पों में से मैं मायावती जी की तरफ जाऊंगा। अच्छा अच्छा। लेकिन आज मैं सुन रहा था, कह रहे थे भी अखिलेश यादव जी तो बहुत सीधे आदमी हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जी ने एक एक बात कही थी जब नोटबंदी हुई थी, और वो जो उन्होंने बात कही थी ना, मैंने वो उन किताबों में पढ़ी थी जिनमें बैंकिंग के एग्जाम की तैयारी होती है ना, तो उसके अंदर वो बड़ी अच्छी उन्होंने बात करी, बड़ी अलग हटके बात करी थी अखिलेश यादव जी ने, कि भाई आप जो देश के अंदर बहुत बड़ी जो अर्थव्यवस्था जिसे आप ब्लैक मनी बोलते हो ना, मतलब जो काउंटेबल नहीं होती, गवर्नमेंट के उसमें नहीं जाती, वो मतलब उससे इकोनॉमी चलती है, और आप पूरी इकोनॉमी की रीढ़ तोड़ दोगे उससे। यही किताब जो बैंकिंग और फाइनेंस की किताब है, जो बैंक पीओ वगैरह के एग्जाम होते हैं, उसमें मैंने ऐसे ही पढ़ा था कि जिसे हम ब्लैक मनी बोलते हैं, असल में ब्लैक मनी ऐसा भी मनी होता है जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं है कि उसकी यूजफुलनेस नहीं होती। वो मनी जो है ना, सर्कुलेशन में होती है, तो बाकी लोग, अब हर कोई बैंकिंग सेक्टर में तो नहीं जाता। आज बैंकिंग सेक्टर भी जाओ, पहले तो लोन नहीं देता इजीली, दूसरा अगर दे भी दे तो अच्छा खासा इंटरेस्ट वो भी लेता है। उस पे जो है ना, वो एजेंट्स होते हैं, एजेंट्स अपनी अलग कमीशन लेते हैं। और अब तो ऐसा कर दिया गवर्नमेंट सेक्टर में कि भैया वो सिबिल का चक्कर आ गया है, कि अगर एक दिन किस्त ना चुकाओ तो सिबिल हो गया, चार्ज लग गया। लेकिन आपने किसी से जानकार से ले लिया, आप महीना 2 महीना 3 महीने नहीं भी देते, तो वो आपको कुछ बोलता नहीं है। तो ऐसे में तो अखिलेश जी की जो मेरे को बात थी, मेरे को लगा पूरी जितनी भी जेंट्री है पॉलिटिशियंस की, उससे बिल्कुल अलग बात कर रहे थे। अच्छा, लैपटॉप भी नहीं, मैंने आप डिस्ट्रीब्यूट देखिए, किए। उन्होंने बहुत अलग बात कही, उन्होंने एक हकीकत बात कही। ये हकीकत बात बात एक कही। यथार्थ है, ये यथार्थ है, सब चीज है। पर आप मुझे ये बताइए, क्या भारत भूमि में कभी भी ऐसा कुछ पाथ ब्रेकिंग इनोवेशन बिल्कुल अलग हटके हो, और कि हम अपना अपना रास्ता खुद का अलग बनाएं, कि भाई हमने क्या कि हम एलोपैथी को नहीं फॉलो करेंगे, हम तो अपने जो प्राचीन चिकित्सा पद्धतियां हैं बस उन्हीं को लेके चलेंगे, हम तो नहीं करने वाले कुछ भी। जब इंडिया एक ऐसा देश है जिसने हमेशा वही लीग फॉलो की है जो विकसित पाश्चात्य देशों में और यूएसए में, तो हम कैसे अलग हो जाएंगे? तो हम वही रास्ता ले रहे हैं, हम इनोवेशन वाला देश है नहीं, हम तो अपनी इंडिपेंडेंट सोच वाला देश कभी रहे नहीं है। जब अमेरिका में सरकार को अपना राजस्व मैक्सिमाइज करने के लिए हर चीज जो है वो रेगुलराइज करनी है, हर चीज रिकॉर्ड में लानी है, हर पैसा हर ट्रांजैक्शन, तो हम कैसे अलग हो जाएंगे?
तो ये चीजें तो एक फॉरगॉन कंक्लूजन है मुझे लगता है। अब ये सही है गलत है, एक बिंदु पे हम बात कर सकते हैं, पर आप बाकी सारी चीजें देखिए, हम कौन सी चीज में ऐसा है कि हम अपना लेकिन आपने अमेरिका स्वदेशी की या जो हम अपना ऐतिहासिक या प्राचीन सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, आप ये बता हाँ दीजिए। वो तो, लेकिन आपने हमारी जो अमेरिका, अर्थव्यवस्था का ढांचा ही, हमारी आपने जो, अर्थव्यवस्था का मूलभूत ढांचागत मूलभूत हमारा जो स्ट्रक्चर है, वो ही जब वहां से बोरो किया गया है वेस्टर्न इकोनॉमी से, तो इकोनॉमी, ये जो डिजिटाइजेशन और ये जो बैंकिंग ब्लैंकेट में सबको इंक्लूड करना, ये तो कभी ना कभी होना ही था, अभी नहीं बाद में होता, यही समय था इसका नहीं होने लेकिन का। इसका एक रीजन ये भी तो है ना, अमेरिका के अंदर इसलिए भी किया जाता है क्योंकि वहां पर जो बैंकिंग कंट्रोल करते हैं जो टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, और वही जो है ना टॉप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो मॉनेटरी कंट्रोल रखना चाहते हैं ताकि कोई, और ना केवल मॉनेटरी कंट्रोल बल्कि लीगल कंट्रोल रखना चाहते हैं ताकि कोई इंडिपेंडेंटली कोई मध्यम वर्ग का व्यापार में ना घुस सके। हाँ, तो जैसे मैं वहां पे आपकी बात से पूरा मैं फूड असहमत इंडस्ट्री, नहीं हूँ, चार आप सही चार कह रहे हैं। कंपनियों के, फूड इंडस्ट्री जो है ना मांस की सारी चार कंपनियों के हाथ में, उसके अलावा कोई वहां जी घुस नहीं जी। सकता। वो भी उसका कारण है। खैर, ये बहुत सारे विषयों पे। ये बहुत ही अनजस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहुत बेहतरीन व्यवस्था है और ये सबसे आदर्श व्यवस्था है। ये अनजस्ट है, अनइक्वालिटी पे बेस्ड है, और ये मतलब किसी चलिए, भी तरह से न्याय अब संगत मुझे नहीं अच्छा है। लगा। अब मैं आपके साथ अखिलेश जी के ऊपर ही चर्चा करूंगा, क्योंकि मुझे भी कई सारी अच्छी अच्छी बातें पता है अखिलेश जी की। बहुत बहुत चलिए, धन्यवाद आपका आने के लिए। बहुत और बहुत मुझे, धन्यवाद आपका भी, जी, बहुत बहुत और धन्यवाद। जो लोग किताबें अच्छी अच्छी पढ़ना चाहते हैं डॉक्टर अम्बेडकर जी की, SC ST OBC वर्ग की, कानून के ऊपर, मुझे एक संपर्क करें 8527503051, 8851188170। और एक व्हाट्सएप नंबर है 8447913116, और हमारी वेबसाइट है NSPmart.com। थैंक यू कुशल, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू देखने के लिए।